अब हम जानते हैं स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी ये क्या होता है। ठीक है, तो स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है इसे लिखा है पैंक ने, PENCK, पैंक। ठीक है, तो इसको बाद में कभी पैंक मॉडल ऑफ साइकिल इरोजन भी बोल के आपको क्वेश्चन आ सकता है, या स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी करके भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तो इन्होंने भी एक तरह से जो स्लोप का जो डिक्लाइन होता है वो कैसे होता है, कितने स्टेज में होता है, वो सब चीज को इन्होंने भी एक्सप्लेन किया, जो कि कहीं ना कहीं डेविस ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो लैंड फॉर्म होता है इसे फंक्शन ऑफ रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ एंडोजेनेटिक प्रोसेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल बाय एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। मतलब जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है और जो एक तरह से रेट ऑफ इरोजन हो रहा है, उनके बीच में क्या इंटेंसिटी हो, ठीक है, उनके रेशियो के वजह से आपका जो लैंड फॉर्म है वो क्रिएट होता है। ये पैंक का कहना है। साथ ही साथ ठीक है, ये जो स्टेटमेंट कह रहा हूं ना, इसको थोड़ा सा याद रखेगा, क्योंकि यही सब स्टेटमेंट पूछ के आपको इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी बताओ या पैंक साइकिल ऑफ इरोजन बताओ। ठीक, या फिर इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि जियोमॉर्फिक फॉर्म्स आर एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेस एंड रेट ऑफ अपलिफ्ट इन रिलेशन टू द रेट ऑफ डिग्रेडेशन। दोनों सेम ही है, वही कह रहा है। ठीक है, कि जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट हुआ है और जो रेट ऑफ इरोजन हो रहा है, उनके बीच में क्या इंटेंसिटी है, उनके बीच में क्या रेशियो है, इसी वजह से आपका जो लैंड फॉर्म है वो फॉर्म होता है। ठीक, ये चीज है। अब समझते हैं कि ये जो पैंक है उनके थ्योरी के हिसाब से स्लोप डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, स्लोप रिप्लेसमेंट कैसे होता है। तो इन्होंने तो इन्होंने क्या किया था कि जैसे WM डेविस ने क्या किया था कि उन्होंने स्टेज कॉन्सेप्ट को लाया था। ठीक है, तो पैंक ने क्या किया कि ये जो स्टेज कॉन्सेप्ट है या साइकिल कॉन्सेप्ट है उसको एक तरह से अवॉइड किया। ठीक है, उन्होंने ये स्टेज या साइकिल ये सब चीज नहीं लिया, उन्होंने एजम्पन किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या एजम्पन किया, दो चीज किया कि ये टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल है, जबकि डेविस ने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि टाइम डिपेंडेंट मॉडल है। दूसरा चीज इन्होंने ये कहा कि अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों एक साथ होंगे, जबकि डेविस ने क्या कहा था कि पहले अपलिफ्टमेंट हो जाएगा उसके बाद फिर इरोजनल एक्टिविटी चालू होगा। इन्होंने कहा नहीं, अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों एक साथ होगा। ठीक, तो इन्होंने कुछ 5 स्टेजेस बताए। ठीक है, जिसमें से 3 स्टेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेज है वो इस नीचे वाले डायग्राम में दिख जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला और जो पांचवा है ये लास्ट का है, तो ये एक्स्ट्रा है, इसको आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। बाकी जो 3 स्टेज है वो ये है। ठीक, कुछ नाम थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट टाइप से है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, तो ये जो प्राइमर रंफ और एंड रंफ, तो ये जो 5 का 5 स्टेज है वो मैंने इस वाले डायग्राम में बताया है, और ये जो 3 है वो इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको लाइन से समझाता जाता हूँ क्या है। प्राइमर रंफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अपलिफ्टमेंट अभी चालू हो रहा है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, अभी लैंड फॉर्म नहीं हुआ है, बस शुरुआत हल्का सा हुआ है, तो ये प्राइमर रंफ कहलाता है ना। उसके बाद आता है आपका ऑफ्स्ट गेंडे, AUFSTEIGENDE। इसमें क्या होता है, ठीक है, ये जो स्टेज है ये याला स्टेज है, यहां पे याद रखिएगा, ये 1 2 3। ठीक है, ये 1 2 और 3। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे फेस ऑफ वैक्सिंग, इसको फेस ऑफ वैक्सिंग भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे जो है आपका जो अपलिफ्टमेंट है लैंड मास का वो हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे अब अपलिफ्टमेंट के साथ में क्या हो रहा है कि आपका जो इरोजनल एक्टिविटी है वो भी हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो अपलिफ्टमेंट है, डेविस में क्या हो रहा था कि जब तक पहले पूरा अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तब तक आपका इरोजन नहीं होगा, जब पूरा अपलिफ्ट हो जाएगा तब इरोजन चालू होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपलिफ्ट भी हो रहा है और साथ साथ इरोजनल एक्टिविटी भी हो रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ इरोजन है वो स्लो है रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट से। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्स्टगेंडे जो स्टेज है इसमें यही चीज है कि जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है वो ज्यादा है रेट ऑफ इरोजन से। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका ग्लिच फॉर्मेट।
ग्लिच फॉर्मिंग में अच्छा, अब अब क्या होगा कि जैसे ही इसमें अपलिफ्टमेंट होगा ना, तो इरोजनल एक्टिविटी क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड होगा, तो वी शेप वैली फॉर्म करेगा, जो कि पहले आप डेविस के स्लोप में पढ़ चुके हैं कि जब पानी वहां से बहेगा तो एक तरह से वी कट शेप में वो वैली फॉर्म करेगा, है ना। अब यही जो वैली है, ठीक है, यही ऑब्स्टगेंडे का ही मैं अभी स्टेज में हूँ, ठीक है। तो इसमें शुरुआत में क्या होगा कि एक तरह से कॉन्वेक्स प्लेन फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्वेक्स प्लेन फॉर्म हो रहा है ऐसे करके, ठीक है। ये धीरे धीरे इसका जो रेडियस है कम होता जाएगा, तो यही कॉन्वेक्स शेप जो है ना वो एकदम वर्टिकल हो जाएगा, है ना, एकदम स्टेप एंड स्लोप बनेगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये पैरेलल रिट्रीट होने लगेगा। पैरेलल रिट्रीट का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए कि जैसे ये स्लोप है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि इतना हिस्सा कट गया और अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, पैरेलली पीछे चला गया। फिर इतना हिस्सा पानी में कट गया, फिर इतना हिस्सा बच गया और इतना हिस्सा पूरा हट गया, तो ये पैरेलली पीछे हटा है, तो उसको हम कहते हैं पैरेलली रिट्रीट होना। तो वैसे ही यहां पे भी होगा, है ना, किसमें, फर्स्ट स्टेज में, है ना। तो एक तरह से यहाँ पे आपका पहले क्या हो गया, कॉन्वेक्स स्लोप बना, फिर वही कॉन्वेक्स स्लोप जो है उसका रेडियस कम होने लगा, फिर धीरे से स्टेप स्लोप बनने लगा, फिर यही स्टेप स्लोप धीरे से आखिरी में जाके क्या बन गया आपका, क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल रिट्रीट होने लगा, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑब्स्टगेंडे स्टेज। फिर आता है आपका ग्लिच फॉर्मिक एंट्विक लंग, ठीक। तो ग्लिच फॉर्मिक एंट्विक लंग जो है इसमें भी 3 स्टेज है, ठीक है, 1 2 3, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये जो सेकंड स्टेज है इसमें 3 स्टेज है। तो पहले स्टेज में क्या कहता है, पहले स्टेज में ये कहता है, मतलब पहला 3 फेस है या 3 स्टेज है इसके अंदर भी, समझ लीजिए। तो जो पहला फेस है उसमें ये कहता है कि भाई जो आपका रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है वो स्पीड है, और जो रेट ऑफ इरोजन है वो स्लो है, ठीक है। सेकंड में ये कहता है कि जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है और रेट ऑफ जो इरोजन है वो अभी बराबर चल रहा है, ठीक है ना, दोनों बराबर चल रहे हैं, दोनों एक तरह से सेम हो गए हैं, मतलब। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपलिफ्टमेंट होना बंद हो गया, नहीं, हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से हो रहा है उतने ही स्पीड से इरोजन भी हो रहा है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जैसे इतना बढ़ा तो उतना को क्या बोलते हैं, जो पानी है वो काटता भी जा रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है सेकंड फेज में। थर्ड फेज में क्या हो रहा है कि जो आपका क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज में क्या होगा कि जैसे अपलिफ्ट जो हो गया है, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगा, अब वो डिक्रीज होना चालू होगा, ठीक है। ये थर्ड स्टेज कहता है ग्लिच फॉर्मिंग में ही, ठीक है। ग्लिच फॉर्मिंग एंट्विक लंग जो है इसमें भी 3 फेज हो गया, वही रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और रेट ऑफ इरोजन। तो पहले रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट हाई रहेगा, सेकंड में क्या होगा, दोनों बराबर रहेंगे, थर्ड में क्या होगा कि अपलिफ्टमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा और एक तरह से हल्का सा डिक्रीजिंग होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लिच फॉर्मिंग एंड ट्विक लंग, और साथ ही साथ इसमें पैरेलल रिट्रीट भी होता रहेगा, याद याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे आप लाइन लाइन देख रहे हैं ना, ये एक तरह से पैरेलल रिट्रीट होकर छोटा होता जा रहा है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है आपका थर्ड स्टेज एब्स्टगेंडे एंड ट्विक लंग। इसमें क्या होता है कि टोटली एब्सेंट हो गया अपलिफ्टमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक तरह से डाउन वास्टिंग हो रहा है, ठीक है, वैली वाइडनिंग हो रहा है, ठीक, और क्या क्या बोल सकते हैं, डाउन कटिंग हो रहा है, वैली फ्लोर जो है अब डिक्रीज हो रहा है, ये सब चीज हो रहा है। अब मैं इसको, इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जिसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो पैरेलल रिट्रीट हो रहा था ना, ऐसे पीछे खसकते जा रहा था, फिर इतना हिस्सा कट गया, फिर इतना हिस्सा फिर कट के अलग हो गया या बह गया, ठीक है। तो ये हो, इसको हम लोग एक तरह से पैरेलल रिट्रीट भी कहते हैं और बैक वास्टिंग भी कहते हैं। वही अगर मैं डाउन वास्टिंग का बात करूं ना, तो जैसे ये हिस्सा है ना, तो ऊपर का हिस्सा कट के बह गया, फिर इतना हिस्सा फिर धीरे से और आगे चल के कट के बह गया, तो इस तरीके से हो रहा है, ये हो गया आपका डाउन वास्टिंग। और इस तरीके से इरोजनल हो रहा है एक एक करके लेयर बाय लेयर, ये हो गया आपका बैक वास्टिंग या पैरेलल रिट्रीट, ठीक है। तो ये होता है। तो अब क्या हो रहा है, ये आपका थर्ड स्टेज में हम पहुंच गए। यहाँ पे थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, वैली वाइडनिंग, मतलब वैली जो है अब एकदम चौड़ा चौड़ा हो गया है, और साथ ही साथ आपका क्या बोलते हैं, वर्टिकल इरोजन खत्म हो गया है, सिर्फ आपका चल रहा है लेटरल इरोजन चल रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से डाउन वास्टिंग हो रहा है, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है, ऊपर का लेयर हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, ये हो गया आपका डाउन वास्टिंग। ठीक है। तो आखिरी में क्या बचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक बड़ा सा एक्सटेंसिव एरिया बचता है जिसका नाम रखा गया है एंड्रम,
ठीक है, एनरम्फ, ENDRUMPF, इसको याद रखिएगा, एनरम्फ। जैसे उसने क्या रखा था, पिन्नीप्लेनेशन, ठीक है, किसने, डेविस ने पिन्नीप्लेनेशन रखा था, जो फ्लैट लैंड आखिरी में बच जाता है। इसने इस फ्लैट लैंड को, बड़ा सा जो एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड एरिया जो बचता है, उसको इन्होंने नाम दिया एनरम्फ। अब इसमें भी कुछ हिस्सा है जो उठा उठा हुआ है, तो उसका नाम इन्होंने दे दिया, ये है बोस्टनजेन, या फिर उसको ग्रेविटी स्लोप भी कह दिया, ठीक है। और जो उसके नीचे का जो बॉटम एरिया है, ठीक है, मतलब उसको हम कहते हैं जो वैली साइड, ठीक है, उसका नाम दे दिया इन्होंने हेल्डनहैंग या वॉस स्लोप, ठीक है। मतलब इस उठे हुए को नाम दे दिया बोस्टनजेन और ग्रेविटी स्लोप, और ये जो स्लोप एरिया दिख रहा है उसके नीचे का, उस उठे हुए हिल या वैली के नीचे का एरिया को हेल्डनहैंग या वॉस स्लोप, ठीक। तो इस तरह से आपका, मतलब आपका ये एक तरह से आखिरी में एंड्रम बचता है, ठीक है। अब ये भी जो बोस्टन जंग है, ये भी धीरे धीरे एक तरह से क्या बोलते हैं, लेटरल इरोजन हो होके या बैक वास्टिंग हो होके आखिरी में एक छोटा सा हिस्सा बच जाता है, उसको हम कहते हैं इंसेलबर्ग, ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा, इंसेलबर्ग, ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा बच गया, ठीक। तो बस इसमें बस यही चीज है, कैसे ये ऊपर उठा, कैसे आखिरी में आपका एंड्रफ बचा, ठीक। बाकी डेविस में क्या था, पिन्नी प्लेन बनता है, यहाँ पे एंड्रफ बनता है, और वहां पे जो उठा हुआ हिस्सा था उसको हम लोग नाम नाम दे रहे थे मोनेडनॉक, तो यहाँ पे नाम दे दिए बोस्चनजेंग या ग्रेविटी स्लोप, वो और छोटा हो जाता है तो वो इंसेलबर्ग कहलाता है। बाकी ये जो आपका फ्लोर एरिया हो गया, जो वैली साइड जो हो गया, उसका नाम दे दिया इन्होंने हेल्डनहैंग या वॉस स्लोप। बस यही चीज है इसमें। इसके कुछ ड्रॉबैक्स कुछ इस तरह है कि भाई ये इनकम्प्लीट वर्क है। दूसरा चीज ये है कि ये जो है ना, इसको समझना बहुत ही मुश्किल था, क्यों, क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज में था, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में था, साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी थे जिनको समझना बहुत ही मुश्किल था। जैसे यही सब नाम को ये देख सकते हैं आप, किस तरीके से ये लिखा हुआ है ना, कुछ अलग ही अलग नाम से लिखा हुआ है, तो ये सब जर्मन लैंग्वेज में था, ठीक है। तो इस वजह से कुछ ड्रॉबैक इसमें हुए हैं, ठीक। तो बस इस स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरम बस इतना ही है।